जो भी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में आना चाहते हैं उन्हें सिर्फ यही लगता है यार इसमें बहुत सारे रिस्क है, पेमेंट का, इंश्योरेंस का और भी दुनिया भर के लफड़े। बट इस वीडियो में मैं आपको ये साबित कर दूंगा इस बिजनेस में कोई भी रिस्क नहीं है। हर एक रिस्क को अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप समझदार हो तो आप हर एक रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। पढ़े लिखे होने का मतलब आईआईटी और आईएम से डिग्री करना नहीं है। अगर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बारीकियों के बारे में पता है, मेरे इन वीडियोस को देख के बहुत से मैन्युफैक्चरर ने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस चालू किया और आज उनका बिजनेस 1 करोड़ प्लस का है। मैंने खुद पर्सनली उनसे बात की है। तो आप भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। जो भी आपको रिस्क लग रहा है भाई, रिस्क नहीं है, स्टार्ट करो। इस वीडियो में आपको जो डाउट होंगे सब मैं खत्म कर दूंगा। आज मैं आपके 3 मेजर डर को खत्म करता हूं। देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब भी हम करने जाते हैं, बायर और सेलर के मेनली तीन ही डाउट्स रहते हैं, 3 ही कंफ्यूजन रहते हैं। सबसे पहला अगर सर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरा पेमेंट आएगा, इसकी क्या गारंटी? बायर ने मेरे से प्रोडक्ट ले लिया, बायर ने मेरे से कंटेनर ले लिया और पैसा नहीं दिया तो क्या होगा? मतलब फ्रॉड हो गया तो क्या होगा? तो कैसे? तो हमें क्या करना है? पेमेंट टर्म्स क्या रखनी है? पेमेंट टर्म्स एडवांस 30% एडवांस या 40% एडवांस जो भी है, और रेस्ट 60% साइट एलसी पे काम करेंगे। तो ये वाली कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी। मतलब 30 से 40% एडवांस हमेशा बायर से पहले लेना है। अब बायर कहेगा सर मैं तो एडवांस नहीं दे सकता, मैं तो क्रेडिट पे काम करूंगा। तो आप बायर को समझाओ, भाई मैं खर्चा कर रहा हूँ, मुझे अपनी जेब से, मेरी जेब में अंबानी जैसा पैसा नहीं है, मुझे अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, जो समुद्री किराया वो देना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? आई एम अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, सो आई हैव टू प्रोक्योर द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सप्लायर एंड आई हैव टू पे देम एट दैट टाइम। ठीक है, तो भाई मुझे भी तो सप्लायर को पैसा देना है, तो या रॉ मटेरियल्स के लिए भी तो मुझे सप्लायर्स को पैसा देना होता है। तो भाई मेरे पास अंबानी जैसा कुआं नहीं है, इसीलिए भाई तू एटलीस्ट 40% तो क्या कर, एडवांस पेमेंट कर, बाकी साइट एलसी पे हम काम करेंगे। तो पैसा आपका सिक्योर हो गया। दूसरा, अगर स्टिल आपको डाउट लगता है, बायर कहता है बाद में ही, मैं तो पेमेंट बाद में ही करूँगा, अगर तू मेरे से डील करना चाहता है तो कर, नहीं करना चाहता मैं दूसरे को ढूंढ लूँगा। अब आप ना इस बंदे को छोड़ना नहीं चाह रहे, तो आप क्या करो भाई? सबसे पहले ना मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स में एक चीज़ बताई थी, आप ईसीजीसी पे रजिस्ट्रेशन कर लो। ईसीजीसी क्या होता है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। जब आप इस पे रजिस्टर कर लोगे, अब आपको एक बायर मिला। बायर क्या कहता है कि मैं तो 100% बाद में ही पेमेंट दूंगा। अब बायर की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए मैं ईसीजीसी को मेल करूंगा कि हाय सर, मेरे पास रिसेंटली एक 100 टन का ऑर्डर मिला है और वो बायर बोल रहा है कि मैं 1 महीने के बाद पेमेंट दूंगा। तो एक बार मुझे आप बायर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके बता दो। बायर का नाम ये रहा, बायर की कंपनी का नाम, बायर के कंपनी का एड्रेस और उसकी जो भी डिटेल्स है वो दे दो। ठीक है, तो क्या करेगा? ईसीजीसी के पास मोस्ट ऑफ द डेटा रहता है। वो अपने पुराने डेटा में से देखेगा क्या इस बंदे ने पहले भारत से कोई चीज़ इंपोर्ट की है, अगर की है तो इसका पेमेंट क्या उसने पेमेंट अपने सही टाइम पे दे दी है, जो भी बताया गया टाइम है, कहीं से पेमेंट ने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया। तो ईसीजीसी बता देगा आपको सारी चीज़ें। ठीक है, अगर ईसीजीसी ने बता दिया कि यार इस बंदे ने पहले कभी फ्रॉड किया हुआ, स्कैम किया हुआ, इसने पेमेंट नहीं दी, तो आप साफ सचेत हो तो इस बायर के साथ डील नहीं करनी। ठीक है, या बायर को साफ बोल दो, सर आई रिसीव्ड योर हिस्ट्री, एक्चुअली आई एम द मेंबर ऑफ ईसीजीसी, सो आई जस्ट मेल्ड हिम, मैंने उसे मेल किया है एंड आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को मैंने चेक किया है एंड उसके रिगार्डिंग मुझे पता चला है कि आपने लास्ट टाइम डिफ़ॉल्ट किया था इंडियन सेलर के साथ। तो मैं सर ऐसा, मैं अपने रिलेशंस को बिगाड़ना नहीं चाहता, मैं मतलब अपने रिलेशन को स्ट्रांग रखना चाहता हूँ, ऐसा ना हो पेमेंट की वजह से हमारा रिलेशन ख़राब हो जाए, इसीलिए आप मुझे कुछ तो सर एडवांस दीजिए। क्योंकि ईसीजीसी ने, मैं आपको ईसीजीसी की मेल दिखा सकता हूँ, उसने मेल में साफ कहा है आपने लास्ट टाइम इस सेलर के साथ स्कैम किया हुआ या इस सेलर के साथ पेमेंट में दिक्कत की हुई है। ठीक है, क्लियर है? अब तो इसके बाद तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो ईसीजीसी आपकी मदद कर देगी यहाँ पे। दूसरी चीज़,
अगर आपको स्टिल डाउट है, स्टिल कन्फ्यूज़न है, भाई आप अपनी पेमेंट का भी क्या कर सकते हो, आपकी $1,00,000 की पेमेंट का इंश्योरेंस कर सकते हो। प्रोडक्ट का तो इंश्योरेंस होता है, साथ के साथ पेमेंट का भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है। पेमेंट इंश्योरेंस के पे बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको साफ बता दिया, ECGC पे साफ साफ ईमेल करके पूछ लो, कॉल करके पूछ लो, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस को बता दे। अगर उसने मना कर दिया कि क्रेडिट वर्दीनेस की बेकार है, तो उस भाई साफ साफ मत करो उससे डील, या उसे बता दो मैं एडवांस में काम करूँगा, ठीक है। जनरली जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ है, नाइजीरिया हो गया, सोमालिया हो गया, इन कंट्रीज़ के साथ केयरफुली डील करना भाई, क्योंकि उन कंट्रीज़ के पास पैसा नहीं है तो दिक्कत करेगा। अगला है, अगर मेरा प्रोडक्ट डूब जाए तो, अगर मेरा प्रोडक्ट समुद्र में डूब जाए तो, प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो, टर्मरिक है, मैं कैडमन भेज रहा हूँ, कैडमन तो क्या मतलब टर्मरिक है, या फिर आप ये लगाओ ब्लैक पेपर है, इन पे मॉइस्चर चला जाए, इनमें पानी चला जाए तो ये तो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट को डैमेज से बचाने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम लेंगे प्रोडक्ट का मरीन इंश्योरेंस। क्या लेंगे? मरीन इंश्योरेंस। ICICI लोम्बार्ड जैसी बहुत सारी कंपनीज़ है, बात कर सकते हो आराम से, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज़ है, अगर कहोगे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि बेस्ट कंपनी कौन सी है फॉर मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट भाई, बैंकिंग सबसे बड़ी रिस्क, जो सबसे बड़ा रिस्क है, जो कि है डॉलर फ्लक्चुएशन। क्या है? डॉलर फ्लक्चुएशन। अब एक चीज़ बताओ, जब मैंने बायर को कोटेशन दी थी, बायर को कोटेशन आप देते हो डॉलर्स में, यूरोज में, दिरम में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, उन्हीं करेंसीज में देते हो जो कि फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज है। अब मान के चलते, जब आपने बायर को कोटेशन दी थी, बायर को कोटेशन देनी थी 84 लाख की, कितने की? 84 लाख की। उस टाइम डॉलर की वैल्यू चल रही थी 84, ठीक है। उस टाइम डॉलर की वैल्यू कितनी चल रही थी? 84, ठीक है। तो आपने 100K डॉलर्स की क्या दी उसे? इनवॉइस दी, 100K डॉलर का PI दिया, परफॉर्मा इनवॉइस दिया। अब क्या हुआ? डॉलर क्या हो गया? डॉलर सस्ता हो गया। मतलब कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है रुपया स्ट्रांग हो गया। रुपया स्ट्रांग कब होगा? जब एक डॉलर की कीमत 84, जो 84 पैसा 84 रुपया है, उससे क्या होगी? 82 रुपीज़, 70 रुपीज़, 60 रुपीज़। अब क्या होगा? रुपया स्ट्रांग हो गया, तो यहाँ पर होगी 82 लैक्स, या बोल लो 100K डॉलर्स की कितनी वैल्यू रही? 82 लैक्स, यानी $1 की कीमत कितनी हुई? 82 पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका सीधा सीधा कितने का लॉस हो गया? 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। डॉलर फ्लक्चुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट पीपल इग्नोर्स। कैसे इसको टैकल करें? इसको टैकल करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। जब भी आप अपना करंट अकाउंट खुलवाने जाते हो, आप उसी बैंक को कहो कि मेरा एक EEFCA अकाउंट भी खोल दे। EEFCA क्या करता है? देखो, जब भी आपकी $1 लाख की मान लो उधर से पेमेंट आई, फॉरेन से पेमेंट आई, डॉलर्स में आएगी पेमेंट, तो बैंक वाला आपको कॉल करेगा। बैंक वाला कहेगा सर आपकी कोई पेमेंट आई है $1 लाख की? आप कहोगे बिल्कुल हाँ भाई, मैंने तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया था, 100 टन माल एक्सपोर्ट किया था। तो कहेगा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप वो बैंक वाला आपसे पूछेगा 2-3 चीज़ें और पूछेगा, मतलब बेसिक सी डिटेल पूछेगा, मतलब कहाँ से आई, किसने भेजे, क्यों भेजे, सारी चीज़ें आप बता सकते हो। अब बैंक वाला बोलेगा सर अभी डॉलर का रेट चल रहा है 82 रुपये। जब आप मतलब अब मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, उस टाइम मतलब जब आपने कोटेशन दी होगी तब वो दी थी 84 के हिसाब से, अब डॉलर का रेट चल रहा है 82, ठीक है। वो डायरेक्टली वो ये बोलेगा सर मैं इसे जो अभी मेरे पास $1 लाख आए हुए हैं, क्या मैं इसे कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूं? तो आप क्या कहोगे? भाई जल्दी कर दे, मुझे तो पैसे की ज़रूरत है। आप तो यही कहोगे। बट उस टाइम डॉलर चल रहा है, डॉलर क्या हो गया? डॉलर मतलब रुपया मजबूत हो गया। $1 की कीमत होगी 82 रुपये। पहले थी जब आपने कोटेशन दी थी $1 की कीमत थी 84 रुपये, अब क्या हो गया? 82 रुपये। सीधा 2 लाख का लॉस, ठीक है, सीधा 2 लाख का लॉस हो गया। तो आप क्या कहोगे? नहीं भाई नहीं, तू इसको अभी कन्वर्ट मत कर, तू ये जो $1 लाख है इसको रख EEFCA अकाउंट में, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट में, ठीक है।
एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट में तू $1,00,000 को रख। अब EEFCA अकाउंट करंट अकाउंट से लिंक्ड होता है। फ़र्क क्या होता है? दिस इज़ यूज्ड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब आपके EEFCA में क्या कितने लाख रुपए पड़े हुए हैं? $1,00,000 पड़े हुए हैं। इट मीन्स 84 lakhs कह सकते हो, बट डॉलर्स में होता है EEFCA। अब क्या है, अब आप इंपोर्ट भी करते हो, इंपोर्ट करते हो तो आपको डॉलर बाहर भेजना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 10 दिन के बाद आपको $80,000 की कहीं पेमेंट करनी है, क्योंकि आप माल इंपोर्ट भी करते हो। तो आप क्या कहोगे बैंक वाला सुन, मेरे EEFCA अकाउंट में $1,00,000 पड़े हुए हैं, तो एक काम कर, $80,000 चाइनीज़ बायर को दे दे, क्योंकि मैं उससे माल इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो भेज देगा। ठीक है, क्या आप इसे सब्जी लेने के लिए EEFCA अकाउंट को यूज़ कर सकते हो? नहीं, दिस इज यूज्ड ओनली फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। इस पे याद रखना, इस पे कोई भी ब्याज नहीं लगता है। अब आप कहोगे सर मैं तो हमेशा यही करूँगा, EEFCA अकाउंट में अपना पैसा रखूँगा, जब जो $1 की कीमत 84 से मतलब 84 मिनिमम 84 होनी चाहिए, 85 हो, 86 हो, 87 हो, तभी जाके मैं उसे कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, ऐसे नहीं, अपनी मर्जी से नहीं होता भाई, इसकी भी लिमिट है। आज की डेटा मान के चलते 15 फरवरी, कितनी डेट है? 15 फरवरी। तो नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट 15, नेक्स्ट मंथ कौन सा है? मार्च। उसकी लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च। 31 मार्च तक ये पैसा $1,00,000 मेरे EEFCA अकाउंट में पड़ा रहेगा। अगर 31 मार्च के बाद भी आपने इसे क्या नहीं किया, आपने इसे यूज़ नहीं किया या आपने इसे कन्वर्ट नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली बैंक EEFCA अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वो ऑटोमेटिकली करंट जो भी उस टाइम पे ये रेट चल रहा होगा, जो भी उस टाइम पे क्या चल रहा होगा, रेट चल रहा होगा $1 का, उसके बेसिस पे क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो ध्यान से इसका यूज करना। दूसरा क्या यूज कर सकते हो? फॉरवर्ड बुकिंग ना यार, बैंक से पूछ के ही आप करोगे। फॉरवर्ड बुकिंग ऐसा नहीं है कि आप अपने आप कर दोगे। मान के चलो अभी कितना रेट चल रहा है? अभी रेट चल रहा है $1 का, मान के चलो 84 रुपये। कितने का? 84 रुपये। अब आपने बैंक को कहा कि बैंक मुझे $1,00,000 की इनवॉइस बनानी है, तो मेरे लिए एक काम को फॉरवर्ड बुकिंग कर दे। क्या कर दे? फॉरवर्ड बुकिंग करते। ठीक है, फॉरवर्ड बुकिंग में क्या किया बैंक ने, मान लो बैंक ने फॉरवर्ड बुकिंग देके एक अमाउंट दिया 85, बैंक ने क्या दिया? 85। अब क्या होगा? अब ठीक है, मतलब क्या किया आपने, अभी जो करंट, मान के चलो मैं ये कोटेशन बना रहा हूँ 1 फरवरी को। कब बना रहा हूँ? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को जब मैं कोटेशन बना रहा हूँ उस टाइम $1/रुपीज़ का क्या रेट है? 84 रुपीज़। ठीक है, अब क्या होगा? आपने बैंक को कॉल किया, बैंक को कॉल करके ये बोल दिया कि सर $1,00,000 की मुझे पेमेंट करनी है, जो कि नेक्स्ट मंथ करनी है, तो मुझे क्या कर, एक फॉरवर्ड बुकिंग बना के दे दे। फॉरवर्ड बुकिंग में मुझे अमाउंट बता दे। ठीक है, मेरे लिए फॉरवर्ड बुकिंग करनी है। अब क्या होगा? फॉरवर्ड बुकिंग में क्या होता है, बैंक ने एक अमाउंट डिसाइड कर दिया। जैसे $1 का क्या डिसाइड कर दिया? $1 का डिसाइड कर दिया 85 रुपये। तो इसका क्या मतलब है? अब $1,00,000 अगले महीने, चाहे डॉलर महंगा हो चाहे डॉलर सस्ता हो, मुझे क्या मिलेगा? मुझे 100 लाख, जब भी मेरे पास $1,00,000 रिसीव होंगे तो उसे बैंक कन्वर्ट कर देगा किसके हिसाब से? 85 के हिसाब से। तो टोटल आपको कितने मिलेंगे? 85 लाख मिलेंगे। मतलब क्या है? 85 लाख। कहने का मतलब ये है, एक अमाउंट फिक्स हो गया, कन्वर्जन का अमाउंट फिक्स हो गया 85, 86, 87, 84 जो भी है, और वो फिक्स हो गया। अब बाद में चाहे प्राइस घटे चाहे बढ़े डॉलर का, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो अमाउंट आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया उसी अमाउंट पे बैंक उसे क्या कर देगा? आपके अमाउंट को कन्वर्ट कर देगा। तो फॉरवर्ड बुकिंग इज अ मच बेटर ऑप्शन देन EEFCA अकाउंट। ठीक है, तो आप तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आने से पहले लोगों के कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं। ठीक है, मेरा पैसा ना डूब जाए, मेरा प्रोडक्ट ना डूब जाए, ठीक है, डॉलर फ्लक्चुएशन, सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं कैसे मैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, चलो
अब क्या है, देखो अब मैं आपको कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के बारे में बताता हूँ। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, देखो मेरी एक्सपर्टीज़, केशव डिमरी की एक्सपर्टीज़ है मार्केटिंग, बायर्स को लाना। दिस इज़ माई कोर एक्सपर्टीज़। डॉक्यूमेंटेशन, बैंकिंग इज़ नॉट माई कोर एक्सपर्टीज़। मेरा काम है एक अच्छे पर्सन को हायर करना और उसको ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। मैं आपको भी बार बार ये बोल रहा हूँ, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर नॉट द, मतलब आप एक कर्मचारी नहीं हो, ये ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट बनाना, कई लोग क्या करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई कैसे करें वो सिखाते हैं। कई लोग क्या करते हैं परफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनाएं वो सिखाते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं सिखाता। कई लोग बताते हैं कस्टम इनवॉइस कैसे बनाएं वो सिखाएंगे। भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं सिखाना। एक अच्छा एम्प्लॉय हायर करो 20-30 हज़ार वाला, सारे काम आपके लिए करके देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड अप्लाई करना, जीएसटी अप्लाई करना, ठीक है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन, ये सारा एक सीए करके देगा। ठीक है, परफॉर्मा इनवॉइस बनाना, कस्टम इनवॉइस बनाना, जीएसटी इनवॉइस बनाना, पैकिंग लिस्ट कौन करेगा? अकाउंटेंट हायर कर लो भाई 20 से 30 हज़ार वाला, वो काम आसान कर देगा। परफॉर्मा इनवॉइस का फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बट जो आप ये छोटे मोटे जो खर्चे बचाते हो ना भाई, कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो भाई एक अकाउंटेंट को हायर कर लो जो आपके लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करेगा। ठीक है, अब देखो जब भी आपके पास ड्राफ्ट एलसी आती है, मैंने आपको एलसी पिछले सेशन मैंने आपको एलसी के बारे में बताया था। एलसी सबसे पहले बायर आपको ड्राफ्ट एलसी भेजता है। ड्राफ्ट एलसी आपको क्या करनी होती है? कंफर्म करनी पड़ती है। अब कई लोग क्या कहेंगे, सर कंफर्म मैं करूँगा। भाई देखो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है, आप करो। लेकिन यार एक चीज़ बताओ, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ये लोग कितने का करोड़ों का एक्सपोर्ट करते हैं? ठीक है, क्या ये लोग हर एलसी को चेक करते हैं? नहीं, इन्होंने अच्छे एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए हैं जो कि ड्राफ्ट एलसी को, कंफर्म एलसी होने से पहले ड्राफ्ट एलसी को 10 बार रिकन्फर्म करते हैं। ठीक है, तो अपने बिजनेस में एसओपीज़ बनाओ। अब कैसे अपने बिजनेस में एसओपीज़ बनाते हैं, कैसे एक अच्छी टीम को हायर करें, हायरिंग की क्या प्रोसेस होगी, अकाउंटेंट अच्छे कैसे मिलेंगे, कैसे एक अच्छा मार्केटिंग वाला बंदा ढूंढे, सेल्स वाला बंदा ढूंढे। ठीक है, ये मैं आपको डेफिनेटली एक वीडियो में सिखा दूंगा कि कैसे एक अच्छी हायरिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए। बट हर चीज़ खुद करने मत जाओ। एक अच्छा सीए हायर करो, एक अच्छा सीएचए हायर करो। ठीक है, एक अच्छा आपका वो होना चाहिए, अकाउंटेंट होना चाहिए। मार्केटिंग, एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे को रखो। ठीक है, एक अच्छा सेल्स वाले बंदे को रखो, ताकि जब भी आप अलग अलग एग्जीबिशंस में जाओ तो सेल्स वाला बंदा अच्छी तरह से आपको रिप्रेजेंट कर सके। उम्मीद करता हूँ आपके हर एक डाउट को मैंने क्लियर किया होगा। अगर स्टिल आपको कोई लगता है कि सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मुझे ये नहीं समझ आ रहा, पेमेंट कैसे ले, इंश्योरेंस कैसे ले, इनको टर्म्स क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाने से पहले, तो मेरी ये 6 घंटे की वीडियो डिटेल में देख लो। 6 घंटे की वीडियो को अगर आपने देख लिया उसके बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, गारंटी लिख लो। सबसे पहले ये 6 घंटे वाली वीडियो जो है ना, इसके कमेंट बॉक्स पढ़ के देख लो लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद क्या क्या कमेंट किया। शायद अगला कमेंट आप ही का हो।